नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमटार टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप वो दो बातें किसी भी स्टॉक के बारे में डीपली जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, कोई भी वहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, जब आप बैंक के अंदर कोई भी एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड लेते हो या कोई बॉन्ड बाई करते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर वहाँ पे उस स्टॉक के अंदर हमें कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी या कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी चेक नहीं करते कि भाई यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, बल्कि हम बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। जब हम स्टॉक में ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉक को बाई कर लेते हैं, तब काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, स्टॉक में ये स्टॉक प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन जो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपकी ये सारे सवालों के जवाब वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र काफ़ी कम टाइम ड्यूरेशन में आप कर लेते हो। देखो, सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैं आपको बताऊंगा, जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा वहां पे गिरावट देखने को मिली। जहां से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में भर भर के गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एमटार टेक्नोलॉजी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म को लेके देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने नियर बाय 4% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 4% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 14.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 मंथ में स्टॉक ने करीब 14.5% के करीब गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके तो देखते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 साल की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 20.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक में करीब 5% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में करीब 28% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हैं तो स्टॉक में हमें करीब 48% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। तो और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हैं तब भी हमें स्टॉक से यही रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने हम यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके स्टॉक से चले जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि स्टॉक के पिछले 5 साल के अगर आप रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर चेक कर रहे हो करोगे या यहाँ पे अगर आप
देख रहे हो तो ये स्टॉक उस टाइम ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है जो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। अगर बात करें स्टॉक से एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में, तो स्टॉक में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए स्टॉक को कम से कम 3 साल या 4 साल के लिए, 3.5 या 4 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक ने करीब 48% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो यही वो टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग, अगर आप बाय करते हो और विद इन वीक के अंदर इसको सोल्ड आउट कर देते हो तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 वीक से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आपने होल्ड कर दिया तो यहाँ पे फिर आपको जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना यहाँ पे आपको गिरावट का लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, और एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए आपको स्टॉक में कम से कम 3.5 या 4 साल का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां से हमें पता चल गया कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम गिरावट हमें कितनी देखने को मिल सकती है, किस टाइम ड्यूरेशन के बाद पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होने को मिल सकता है, ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कितना लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है। लेकिन क्या हमें स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये सवाल अभी भी हमारा अधूरा रह जाता है। ठीक है, देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से ये चीज तो पता चल गई, लेकिन रिटर्न्स जो होते हैं वो अच्छा अनसर्टेन होते हैं। देखो हो सकता है कि स्टॉक के अंदर देखो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों में काफी ज्यादा गिरावट हुई है। अगर अगस्त और सितंबर 2024 की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अक्टूबर की बात करें तो काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी क्वार्टरली रिजल्ट को लेके, और उसके बाद एफआईआई की काफी बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली, फिर वहां पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर अभी करंट की बात करें तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के आसपास आके खड़ा हो गया है। मार्केट में काफी गिरावट का माहौल है, काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, जैसे स्प्राइट एग्रो हो गया, कामधेनु वेंचर हो गया, वर्टोज हो गया, और भी काफी ज्यादा स्टॉक है जैसे पावर सेक्टर में रतन पावर हो गया। ठीक है, और ऐसे भी स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से भाग चुके हैं। देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ऐसा स्टॉक है जहां पे प्रमोटर अपना बोरी बिस्तर बांध के निकल चुके हैं, सारा का सारा माल एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स के हवाले करके चले गए। साथ में आईसीआईसीआई बैंक हो गया, साथ में जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, जो जबरदस्त ब्रांड थे उनमें किसी में भी प्रमोटर आपको देखने को नहीं मिल रहे। सारा का सारा माल वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आके गिर चुका है। ठीक है, साथ में डिलीवरी जैसे स्टॉक भी उनका भी यही हालत है। तो अगर इतने बड़े मार्केट के हालात अगर चल रहे हैं तो हो सकता है कि भाई शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक बड़ी गिरावट होना काफी ज्यादा स्वाभाविक सी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी इतनी बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में लगातार देखने को मिल रही है। तो इससे आप एक एस्टिमेशन समझ सकते हो स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें एक पुख्ता चीज का पता लगाना है कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न और भी ज्यादा बढ़ जाए, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न और भी ज्यादा गिर जाए। लेकिन उस चीजों के सवालों के जवाब लेने के लिए हमें स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने दूसरा पॉइंट बताया जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। लेकिन स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखने के भी कुछ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, मतलब कुछ बारीकियां है कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने के चक्कर में रहेंगे, जहां पे आपको आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो या तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक भर भर के आपको रिटर्न देगा। ठीक है, देखा जाए तो प्रमोटर और डीआईआई सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो उस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है। अगर आपको लगता है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके बात कर रहा हूं तो फिर आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, आपको उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है स्टॉक मार्केट में वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पर भी नज़र रखते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पर सबसे पहले
बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है, एफआईआई बड़े लेवल पे बिकवाली कर रही है या फिर वहां पे गिरावट हो गई है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक सेलिंग प्रेशर बनाते हैं और स्टॉक में एक बड़ी गिरावट वहां पे जन्म ले लेती है। क्योंकि एफआईआई हमेशा 2 कदम आगे चलती है, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट की भी वो खबर रखते हैं, काफ़ी अच्छी वो नॉलेज रखते हैं। साथ में जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है आपको स्टॉक में फ्लक्चुएशन भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और उस स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए या डेमोस्ट्रेशन चाहिए तो आप कोई भी रैंडमली 20-25 स्टॉक उठा लेना और उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना और उसमें एफआईआई की होल्डिंग चेक करना। आपको उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 15-20-25% से लेकर 40-45% हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 15-20-25% से लेकर 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो करना चाहते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम से कम 50% तो ज़रूर हो और 50% से जितनी भी ज़्यादा हो वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो उस स्टॉक से आप मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे 31.42% हो चुकी है। अगर पिछले साल ये होल्डिंग देखी जाए दिसंबर 2023 में तो 37.26% थी। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमें एक बड़ी गिरावट प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग में लगातार ईयर टू ईयर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 18.97% थी जो इस साल बढ़ के 23.18% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि डीआईआई की होल्डिंग में लगातार यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्रमोटर्स होते हैं। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर निकल जाएंगे तो भाई उस स्टॉक को आखिर आगे कौन लेके जाएगा, एफआईआई लेके जाएगी या फिर हम लोग लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है स्टॉक को हमेशा प्रमोटर आगे लेके जाते हैं क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर्स भी पैनिक नेचर्स के होते हैं और एफआईआई उससे भी ज़्यादा पैनिक नेचर्स की होती है। दोनों कब बेच के निकल जाएंगे पता भी नहीं चलता और स्टॉक में बड़ी गिरावट वहाँ पे हो जाती है। और अगर यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की अगर होल्डिंग की बात करें, एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो देखो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी और अचानक ये होल्डिंग बढ़ के 7% हो गई है। तो यहाँ पे एक बड़ा फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो कि भाई एफआईआई की पिछले साल जो होल्डिंग थी वो 0% थी और इस साल अचानक बढ़ते बढ़ते ये होल्डिंग 7% हो गई। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये 7 से 15-20% हो जाए और हो सकता है कि 7% से सीधी ये 0% भी हो जाए। तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो एफआईआई का जो होल्डिंग रेशियो है अभी भी काफ़ी सही है। देखो एफआईआई का होल्डिंग रेशियो कब हमें क्रिटिकल कंडीशन में देखने को मिलता है, जब एफआईआई की होल्डिंग 15% या उससे ज़्यादा हो जाए तो समझ लो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट या फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 29.67% थी जो इस साल बढ़ के 34.38% हो गई है, 34.36% हो गई है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई स्टॉक के रिटर्न भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के, और लगातार प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार एफआईआई जो कि फ्लक्चुएशंस का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है उनकी होल्डिंग भी अचानक बढ़ रही है। तो जब स्टॉक में इतने अच्छे खासे रिटर्न नहीं है, प्रमोटर की लगातार होल्डिंग भी यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो भी यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर बंदे इस चीज़ को 2 नज़रिए से सोचेंगे। पहले तो ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भर भर के आ रहे हैं, हो सकता है स्टॉक में आने वाले टाइम में एक बड़ा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं कि स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न तो इतने अच्छे हैं नहीं, साथ में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, दूसरा प्रमोटर की होल्डिंग में लगातार गिरावट हो रही है और यहाँ पे एफआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर जो अपना माल है वो या तो एफआईआई की झोली में फेंक रहे हैं या फिर उस माल को कहाँ पे थोप रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली भर रहे हैं।
अब यहाँ पे ये झोली भरी जा रही है, ना कि पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे झोली भर रहे हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिसीजन बनाने के लिए खड़े हैं, भाई ले या ना ले। इतनी देर में प्रमोटर उनकी झोली में डाल देता है कि लो जी अब बैठे रहो शांति से। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इस चीज़ को सोच सकते हो। एक तो भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स, दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो ये सोचते हैं भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एक ये सोचते हैं भाई यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की लगातार होल्डिंग बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये दो रीजन है। तो देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए, स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए वो उसकी बारीकियां मैंने आपको बता दी। साथ में होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है आपके साथ है, पिछले साल का डेटा भी आपके साथ है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपका जो कीमती राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन MTAR टेक्नोलॉजी स्टॉक के रिटर्न्स को लेके, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।